नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चर्चाएं तेज हैं। चुनाव परिणाम की लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब कल ईवीएम खुलेगा तो हम लोगों के सामने चुनाव परिणाम होगा। लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल आइडिया जो ग्राउंड रिपोर्ट से सर्वे करके और हमारा जो परिणाम है, जो हमारी आकलन है, तो हम बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते हुए देख रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रदीप जी से जानना चाहूंगा कि अगर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सेहत में सुधार होता है, अगर पिछले विधानसभा रिजल्ट से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतकर आती हैं, तो आगे के बिहार के राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। देखिए, ऐसा है कि अब 99% जो चैनल है, वो सर्वे एजेंसी है, वो सब ने कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन हमारा दावा है कि हम बिहार को बेहतर समझ पाते हैं। अब कितना समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसकी परीक्षा तो कल होगी। ठीक है, जब ईवीएम खुलेगा और मतगणना का परिणाम निकल कर आएगा। लेकिन दो तीन चीजें जो हमें स्पष्ट दिखा है इस चुनाव में, ये दिखा है कि नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन हुआ है, बीजेपी की ताकत घटी है, महागठबंधन बढ़ी है। और जब महागठबंधन बढ़ी है, तो जब हम महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की भूमिका का विश्लेषण करते हैं, तो ये पाते हैं कि पिछली बार जितनी मजबूत कांग्रेस पार्टी दिख रही थी विधानसभा चुनाव 2020 में, तो 2020 में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आरजेडी पर निर्भर थी पूरी तरीके से। लेकिन इस बार कांग्रेस का कुछ ताकत बढ़ता हुआ दिखा। और बढ़ते हुए ताकत में अगर सीटें कांग्रेस की बढ़ गई, तो एक बात ध्यान में रखिए कि पिछली बार आरजेडी लड़ी थी 144 विधानसभा सीट, इस बार लड़ रही है उतनी ही सीटें 143। लेकिन कांग्रेस लड़ी थी 70, इस बार लड़ रही है 61। ठीक है, अब उसमें देखिए अंतर क्या है। पिछले बार कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन के किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। मतलब 70। इस बार क्या है कि कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों के खिलाफ अंतिम क्षण तक महागठबंधन के अन्य दलों का, चाहे आरजेडी का हो, चाहे सीपीआई का हो, उम्मीदवार चुनाव में है। इसका मतलब फ्रेंडली फाइट हुआ, फ्रेंडली फाइट है। इसका मतलब है 61 से भी घट जा रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस मात्र महागठबंधन की तरफ से 52 सीट पे लड़ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए पिछली बार कांग्रेस 70 में 19 जीती थी। इस बार मान लीजिए कि 19 के बदले ये 20 हो जाता है, 21 हो जाता है। ठीक है, अगर कम से कम, वैसे हमारा आंकड़ा कह रहा है कि लगभग 25 तो किसी भी कीमत पर होगी कांग्रेस। लेकिन अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 20 ही पर आती है, 20 सीट जीतती है, एक ही सीट बढ़ता है। और चूंकि इसलिए कि लड़ रही है कितने पर, 61 पर, 9 सीट पर फ्रेंडली फाइट है। और तब भी अगर 52 में अगर 20-21 भी आ गया, पिछली बार 70 में 19 आया था, तो हम तो ये मानेंगे कि महागठबंधन में कांग्रेस की ताकत बढ़ी। हाँ। तो अगर कांग्रेस की ताकत बढ़ी, तो ढूंढना होगा कि इस कांग्रेस की ताकत बढ़ी क्यों। तो बढ़ी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में इस बार जो अभियान चलाया है 8-9 महीने का, जनवरी से लेकर अब तक, तो इतना बड़ा अभियान कांग्रेस का बिहार की राजनीति में आजादी के बाद कभी भी नहीं रहा। कभी भी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने कभी भी 16 दिन तक बिहार में कोई अभियान, वोटर अधिकार यात्रा जैसा अभियान नहीं चलाया। ठीक है, 8 दौरे राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के अलावे, उससे पहले चुनाव के तिथि तय होने से पहले 7 दौरे राहुल गांधी के बिहार में हो चुके थे। आज तक 47 से लेकर 52 में पहला चुनाव होता है, उसके बाद से कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि कांग्रेस का सर्वोच्च नेता इतना दौरा बिहार का किया हो। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, पूरी ताकत की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रांड के रूप में राहुल गांधी। लेकिन जमीन पर देखेंगे तो राहुल गांधी का सबसे बड़ा 2 लेफ्टिनेंट, ठीक है, एक बिहार प्रभारी कृष्णा अलाबुरु को छोड़ दीजिए, चूंकि वो बाहर के हैं, प्रभारी हैं, लेकिन बिहारी चेहरों में अगर देखेंगे तो जिसने राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अच्छा हो, बुरा हो, कम हो, ज्यादा हो, जितना भी हो, सड़कों पे जो संघर्ष किया है, ठीक है, वो 2 चेहरा है, राहुल, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार।
इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि लगातार पप्पू यादव, चाहे वो सीमांचल कोसी का इलाका हो, चाहे राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा हो, हर जगह अगर कोई चेहरा छाया हुआ रहा, अपमानित होने के बाद भी आपने देखा पटना में जिस तरह से जो भारत बंद था, उस दिन राहुल गांधी जब पटना में आकर रथ से उतार दिया गया, चढ़ने नहीं दिया गया। सासाराम में जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई तो भाषण देने नहीं दिया गया पप्पू यादव को, न कन्हैया कुमार को। और बार बार ये कहा जाता रहा आरजेडी की तरफ से कि नहीं, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार के बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। यहां तक कि आरजेडी के नाराज होने के भय से कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने चुनाव के दौरान कहा कि नहीं, पप्पू यादव जो है हमारी पार्टी में ऑफिशियल मेंबर नहीं है, ठीक है, वो निर्दलीय सांसद है, हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मतलब एक तरह से डिसएसोसिएट करने का प्रयास आरजेडी के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने भी किया पप्पू यादव का। कन्हैया कुमार, आपने देखा कि युवाओं के बीच हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा से पहले नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा किया, ठीक है। उसके बाद कन्हैया कुमार जिस तरीके से बिहार में ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो आंदोलन चला, उसको संयोजित करते रहे, चाहे वो जिसे क्वेश्चन पेपर आउट होने का मामला था, उसमें भी जिस प्रकार से कन्हैया कुमार ने एक मुद्दा बनाया और बिहार में संघर्ष करते दिखे, और जिन चेहरों पे आरजेडी को लगातार आपत्ति रही, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो मुझे लगता है कि ये दो चेहरे ऐसे हैं जो मैन ऑफ द मैच होंगे। युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता हासिल कर रखी है कन्हैया कुमार ने, और युवाओं के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। नहीं, एक और चीज याद रखना होगा, देखिए आरजेडी के नाम से बिहार में अगर आप देखें तो इधर के दिनों में मुसलमान भी टूटे आरजेडी से, ठीक है। मतलब मुसलमानों में भी एक असंतोष आरजेडी के कारण, तेजस्वी यादव के कारण रहा कि जैसे टिकटों का बंटवारा का मामला हो, आरजेडी जो है लगातार यादव जाति को अधिक टिकटें देती रही, मुसलमान को कम देती रही। तो आप देखेंगे सीमांचल के इलाके में पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था 2020 में, आरजेडी 11 लड़ी तो 1 सीट जीत पाई, कांग्रेस 11 लड़ी तो 5 जीत गई। लोकसभा चुनाव में आरजेडी 2 सीट लड़ी सीमांचल का, अररिया और पूर्णिया में तो जमानत जब्त हो गया बीमा भारती का। तब जमानत जब्त हुआ जब तेजस्वी यादव अंतिम में 5 दिन तक प्रतिदिन रात्रि विश्राम पूर्णिया में किया था, किए हुए थे। पप्पू यादव को चुनाव हराने के लिए तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि आप सीधे पप्पू यादव को जिताने से बढ़िया है कि बीजेपी को जिता दीजिए, ठीक है। यह तेजस्वी यादव का बयान था। उसके बावजूद आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। अररिया में आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव हार गए, मुसलमान उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस के किशनगंज में भी उम्मीदवार जीत गए, कटिहार में भी जीत गए। अब पूर्णिया को भी आप डाल दीजिए कांग्रेस के खाते में, चूंकि पप्पू यादव ने एक तरफा प्यार दिखाया, लुटाया है कांग्रेस के लिए। उसके बाद देखिए मुसलमान मतदाताओं के बीच आप देखेंगे अगर गौर से तो किसी भी कारण से हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रति नाराजगी थी, लेकिन कन्हैया कुमार के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों में आकर्षण दिखा, विशेषकर मुस्लिम युवाओं में, ठीक है। तो इसका असर जो है इस चुनाव पर पड़ा है, न केवल कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुझे लग रहा है कि आरजेडी के पास भी, चाहे वो मजबूरी में आए, बीजेपी को हराने के लिए आए मुसलमान, लेकिन आए तो जहां जहां मान लीजिए एआईएमआईएम की संभावना नहीं दिखी, हमको हम प्रदीप जी, हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस के कारण जो है आरजेडी को मुस्लिम वोट बैंक में काफी इजाफा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सही है, क्योंकि बीच के काल में मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी से थोड़ा मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जबरदस्त नाराजगी थी, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार भी टिकट के बंटवारा के बाद भी मुसलमानों की नाराजगी थी, और इसका मजाक भी उड़ाया बिहार में आरजेडी के जो विरोधी राजनीतिक दल थे कि भाई आप 14% यादव को दे रहे हैं 52 टिकट, ठीक है, 52 विधानसभा सीट पर लड़ा रहे हैं, और मुसलमान को जो है आप 18-19 सीट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने तो बराबर हमला किया कि भाई आप मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना रहे हैं, लेकिन 18% मुसलमानों का क्या, ठीक है। तो ये सब सवाल उठे, और इन सब सवालों के बावजूद अगर 80% लगभग जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसके अनुसार
80% से ज्यादा मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया, तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा उम्मीदवार तो आरजेडी के हैं, तो आरजेडी को लाभ मिला उसका। तो ये जो परिवर्तन माने खींचना हुआ मुसलमानों को, तो आप देखेंगे सीमांचल में सबसे ज्यादा ओवैसी के बाद अगर कोई लोकप्रिय चेहरा देखेंगे मुसलमानों में तो पप्पू यादव का चेहरा है। और लोकसभा चुनाव का परिणाम 2 पूर्णिया वाला इसका उदाहरण भी है। पप्पू यादव को जितनी मार्जिन से जीत मिली और आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई, ये बहुत बड़ा इशारा था। उतना ही नहीं, रुपौली में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ था जिसमें बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार फिर तीसरे नंबर पर आई थी, शंकर सिंह निर्दलीय जीत का चुनाव में जीत हो गई, तो निर्दलीय शंकर सिंह के जीत का भी जो क्रेडिट गया कहीं ना कहीं वो पप्पू यादव को गया और मुसलमानों को गया। ये कहा गया कि चूंकि पप्पू यादव का मौन समर्थन शंकर सिंह के साथ था, इसीलिए मुसलमानों ने शंकर सिंह का साथ दिया। ठीक है, पप्पू यादव के कारण मुसलमानों ने रुपौली विधानसभा सीट पर जो है शंकर सिंह का साथ दिया, ये मैसेज निकल कर गया। तो ये चीजें जो है वो, और मोटे तौर पे पूरे बिहार में राहुल गांधी को ही माना जाता रहा मुसलमानों के बीच कि सबसे लोकप्रिय चेहरा, हाँ, कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो राहुल गांधी दे सकता है, तेजस्वी यादव तो है नहीं उस कैटेगरी में। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि इस चुनाव परिणाम के बाद यदि कांग्रेस की सीटें बढ़ी, ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा संकेत होगा और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये 2 चेहरे बड़ी भूमिका में आपको दिख सकते हैं। और ये आज का है इस विषय पर सबसे बड़ी बात निश्चित रूप से प्रदीप जी, अगर बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा और कांग्रेस के सीटों में इजाफा होता है तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इनका कद बढ़ेगा और राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी। चलिए आज इतना ही, अगले अंक में नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।